गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका वेलकम है पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंदर। और फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने कहा था, आपको क्या लेके आनी है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो आपको ख़रीदनी थी। मेरे हिसाब से आपने परचेज कर ली होगी। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा किसके बारे में है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों इसकी नीड है, इससे क्या होता है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन लोग थे, हमें इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी और आज भी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले लास्ट क्लास का एक कोई छोटा सा इशू आ गया था। गवर्नर ऑफ राजस्थान जो है ना, वो कलराज मिश्र है। ये पढ़ाते हुए जो है मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, क्योंकि इनसे पहले मिस्टर कल्याण सिंह थे और उसी दिन जिस दिन अपनी क्लास हुई थी उनको कोरोना हो गया था और उनका जो हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो पेपर में जो पढ़ा था तो वो दिमाग में रह गया। ठीक है ना, तो ये एक हल्का सा मिस्टेक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं था जो ऐसा कुछ है। अच्छी बात है, कुछ लोग ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग अवेयर हैं, और जो लोग अवेयर नहीं थे उनको भी जो है सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी चाहिए कि जो टीचर क्या बता रहे हैं। कभी क्या होता है, फ्लो में जो है वो हल्की से माइनर सा हो जाता है, इसका बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके, वो आपके एक पूरी कंट्री के अंदर जो है कोऑर्डिनेट करता है और एक अश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि हमें क्या करना है, साथ में रहना है। हमारे जो है नीड करने के लिए क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट है जो क्या करेगी, हमारे लिए काम कर रही है और हमें जो है आगे बढ़ाने का पूरे टोटल एफर्ट्स लगाएगी। कौन? गवर्नमेंट। अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या करें, गवर्नमेंट को चेंज कर दें। पूरा सब सिस्टम जो है हमारे हाथ में ही दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोऑर्डिनेट करता है और एक अश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि आप जो है वो बिल्कुल भी अलोन नहीं हो, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बॉडी है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारा सारे जो है कैरिकेचर्स सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, किन स्टेटा के लिए, स्टेटा मीन्स किस ग्रुप के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अगर कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उन लोगों को कैसे अपलिफ्ट करना है, उन लोगों को कैसे हमें बाहर लेकर आना है। ठीक है ना, तो इस तरह की पॉलिसीज भी कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है ना, कुछ लोग हैं जो माइग्रेट है, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए जाते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनके घर कौन देगा, उनके रहने का इंतजाम करना, प्रोटेक्शन देना, जो भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद में जो अमीर है, मान लो जो वेल्दी है, उनसे टैक्स कितना लेना है। ठीक है, तो टैक्स लेके क्या होगा, गवर्नमेंट आप ही को वापस देने वाली है। मींस आपके लिए जो प्लान्स बनाएगी उसका पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। किन से टैक्स नहीं लेना है, टैक्स में कितनी लिमिट रखनी है, वुमेन्स का क्या है, चिल्ड्रंस का क्या है, किन को स्कूल जाना चाहिए, किन को स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये जो सारी डिसीजन मेकिंग है ये स्पेसिफाई कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको इस तरह से वर्क करना है। इसके अंदर स्पेसिफाई करने के लिए क्या दे रखे हैं हमें दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं कि आप एज ए ह्यूमन, आपके कुछ राइट्स हैं, वो है जीने का, खाने का, पीने का वगैरह। उसके बाद में आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे रखी है। फिर एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी आएगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं और आपने 10th वगैरह में पढ़ाई है। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको इसमें डिसाइड की जाती है, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन क्या है कि डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिक हर कैटेगरी के लिए, हर प्रोग्राम के लिए, हर प्लान के लिए कौन सी योजना बनानी है वो सब कौन डिसाइड करता है? लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में है, डिसाइड गवर्नमेंट करती है। फिर आता है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही ओपन हो जाए, मतलब उनके मन में जो आ रहा है वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए पीपल का कंट्रोल भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को जो ठीक लगे आज रात से जो है ये कर दिया जाए, या आप बाहर नहीं घूम सकते, आप पढ़ नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें जो है रोकने के लिए आपको पावर दे रखा है। आपको पावर क्या दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वोटिंग पावर दे रखा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो आप क्या कीजिए, अगले इलेक्शन के अंदर
उसको वोट मत देना, उसको चेंज कर देना, उसको आप जो है लेसन सिखा सकते हो कि भाई आपका जो वक्त था हमें पसंद नहीं था। उसके साथ इमीडिएट है तो आप जो है क्या कर सकते हो, धरना कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना है कि वायलेंट मतलब जो है हिंसा या उग्र नहीं होना चाहिए, किसी की जान वगैरह नहीं जानी चाहिए या कोई लॉस नहीं होना चाहिए पब्लिक बॉडी को, वो सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये सारे पावर है स्ट्राइक करने का, ठीक है, आंदोलन करने का, रैली निकालने का, पर उसमें भी थोड़ी लिमिट आपको रखनी पड़ेगी। तो ये है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी रोकने का पावर आपको दे रखा है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। प्लस आपके अलावा एक और ऑर्गन का पार्ट, सॉरी गवर्नमेंट का पार्ट था, क्या था वो, जुडिशरी। तो जुडिशरी भी क्या करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है अगर उन्होंने कोई काम अपनी लिमिट से बाहर कर दिया है तो उसको स्टॉप करने का काम कौन करता है, जुडिशरी, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा गया। उसके बाद आता है गोल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे गवर्न करना है, ऊंच नीच का जो भेद है वो नहीं रखना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए, सोसाइटी में जो है सब बराबर होने चाहिए, चिल्ड्रंस के जो है सभी बराबर होते हैं, ठीक है, स्कूल में सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, कोई गरीब नहीं, और हॉस्पिटल जो है उस सबके लिए ओपन है, वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें हैं आप दिन रात सुनते हो, वो सारे गोल्स किसके हैं, सोसाइटी के जो भी गोल्स है उनको लिखा हुआ कहाँ पे है, लिखा हुआ तो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और एक्चुअल में कौन इंप्लीमेंट करवाता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन, एक तो लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है आपके फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। लोगों को ये प्रूव करवाना या एक अथॉरिटी देना कि आप जो हो वो इंडिया के रहने वाले हो, आप जो हो आप ही सरकार हो, सरकार कोई बाहर से नहीं आती, आप ही तो चुनते हो। तो कहने का मतलब है एवरी पर्सन इज गवर्नमेंट। आप जिसको जिस हिसाब से वोट दोगे अगले 5 साल आपके वैसे ही निकलेंगे। इसलिए कहा भी जाता है कि वोट जो है बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए, अपने मन से, या अपने कोई रिलीजन का है, अपने कास्ट का है, या अपने जान पहचान का है, उसके हिसाब से कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना चाहिए क्या ये आदमी कुछ अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है अच्छा कर सकता है तो आप उसको वोट दीजिए, उसकी गवर्नमेंट बना दीजिए या उसको जीत के आगे भेज दीजिए। और आपको नहीं लगता कि ये कुछ काम का नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा बोलता हो या कितना भी अच्छा कुछ करता हो, उसको आपको नहीं जिताना चाहिए। तो ये भी किसका होना चाहिए, आपका होना चाहिए। और आपको ये आइडेंटिटी दीजिए, कैसे, इलेक्शंस, इलेक्शन क्या पावर है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है और इसीलिए इसकी नीड है, इसीलिए इसकी ज़रूरत है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा भी जो फंक्शन थे वो मैं आपको जो है पिछले बार बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के क्यों इंपॉर्टेंस है। ये बेसिक आइडेंटिटी है, एक ऐसी लॉ बुक है जिसके अंदर जो है कंट्री के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह लिखे हुए हैं। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सर जो ये है वो बना कैसे, इसकी हिस्ट्री भी तो होगी ना, कुछ बना कैसे, आया कहाँ से, क्यों इसकी जो है नीड हो गई, ऐसा क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहाँ से लिया हुआ है, किन लोगों ने बनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी हम बात करते हैं क्या है और ये कैसे बना। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ आज और प्रीवियस क्लास के अंदर। अब ये बना कैसे, तो बनने का ऐसा है, थोड़ा एक्सपोजर मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर दिया भी था कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब हमारे जो फाउंडिंग फादर्स जो है, जो भी हमारे कंट्रीज़ के हैं, महात्मा गांधी वगैरह जो मैंने एग्जांपल दिया था, उन्होंने या उनकी जो प्रोमिनेंट पार्टी थी उस वक्त कांग्रेस, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंडिया को आप कौन, ब्रिटेन वालों को कहा था आप क्या करो, फ्री करो। सबसे पहली बात तो फ्री करने के बाद क्या करो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम खुद बनाएंगे। हम खुद बनाने से क्या होगा, हम जो है हमारे रेस्पेक्टिव सारी चीज़ें लिख सकेंगे और उसके हिसाब से आगे आने वाले फ्यूचर में वर्क करेंगे। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर हम बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसमें क्या क्या होगा वो हम खुद देख लेंगे, ठीक है ना। आप तो हमें ये दे दीजिए। तो 1946 के अंदर गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मान लिया था कि चलो ठीक है, अब इतना लिमिट हो गया था उस वक्त, आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर, कि अब गवर्नमेंट को भी लगने लग गया था ब्रिटेन वाली को कि अब हमें इंडिया को लेफ्ट कर देना चाहिए, इंडिया को छोड़ देना चाहिए। तब माउंटबेटन जो है उनको जो है वॉइसरॉय बना के यहाँ पे भेज दिया गया था और कह दिया गया था हम इंडिया को बहुत ही जल्द 1948 के अंदर ही फ्री करने वाले हैं। पर 1948 से पहले उन्होंने 1947 में ही फ्री कर दिया, क्योंकि अब उनको जाना था यहाँ से। इंडिया को इतना लूट चुके थे, इंडिया को इतना एक्सप्लॉइट कर चुके थे, और कांग्रेस वगैरह जो भी लीडर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा उनको मजबूर कर दिया था कि उनको लगा अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो। तो इंडिया का सारा अथॉरिटी, सारा पावर किसको दे देना है, इंडियंस को ही सौंप के, और हमें जो है वहाँ से निकल जाना है। तो सौंपना कैसे है, तो इंडियंस ने कहा हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है फंक्शन करेंगे।
इन्होंने कहा ठीक है बनाइए आप, हम अभी यहीं पे है, आप बनाना स्टार्ट करो। तो 1946 में क्या हुआ कि इलेक्शंस करवाए गए, ठीक है। उस इलेक्शंस में ये था कि जनता को तो वोट देने का अधिकार नहीं था। इससे पहले एक 1935 का एक्ट आया था, जस्ट ये आप ध्यान रखो, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते। उसमें ये कहा गया था, उसके अकॉर्डिंगली जो है 1937 में इलेक्शंस हुए थे, एक्चुअल में रियल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में। उसमें से जो लोग जीत के आए थे ना, बस उन्हीं को बोल दिया गया कि आप जो है ऑटोमेटिकली जो है अपने प्रोविंसेस को सेलेक्ट कीजिए और आप मेंबर्स भेज दीजिए हर पार्टीज़ को। तो उसमें पार्टीज़ में कौन थी? कांग्रेस, उसके बाद में मुस्लिम लीग, उसके बाद में सिख्स, उसके बाद में जो प्रोविंशियल स्टेट्स है या जिनको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जो राजघराने थे उनको, ये सारे डिफरेंट लोग थे। इन लोगों ने कहा हम सब मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और भी एक्स्ट्रा XYZ बहुत सी पार्टीज थी, पर सबकी एक एक सीट थी, इसलिए मैं सारा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 1946 से ये स्टार्ट होता है बनना। सॉरी, टोटल मेंबर्स कितने थे वो भी हम देख लेते हैं। अब टोटल आपके जो है मेंबर थे 389। उन 389 में से 296 तो थे जो ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया मतलब वो जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, प्लस 93 जो थे वो कौन थे? जो प्रिंसली स्टेट से जो आए थे, जो राजघराने थे। ये जो थे ये किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आया करते थे, ये जो है अलग ही अपना पूरा गवर्न किया करते थे, ठीक है। तो टोटल 389 मेंबर्स थे, उनमें से 296 तो आपके ये हो गए और 93 ये हो गए, ठीक है। इनमें से क्या था, 296 जो है ना, इसके भी दो पार्ट थे। 4 तो ऐसे जगहें थी, जैसे कि अपने सीट्स आपको मैंने सब समझाया था ना MP MLAs की, तो 4 सीट तो ऐसी थी, मान लो आप यूनियन टेरिटरी, और एक्चुअल में इनका नाम था गवर्नर सीट या गवर्नर्स काउंसिल, ठीक है, गवर्नर सीट थी, ठीक है। और बाकी 292 थी वो एग्जैक्टली प्रोविंसेस से सेलेक्ट आती थी। प्रोविंसेस मतलब कि जैसे कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुनते हो, राजस्थान से कुछ जाते हैं, यूपी से कुछ जाते हैं, आसाम से कुछ जाते हैं, बंगाल से कुछ जाते हैं, मध्य प्रदेश से कुछ जाते हैं, तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अब उसको कोई रिलेट नहीं करेगा और अननेसेसरी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, सर जो है आपने तो कहा था इतने मेंबर होते हैं, इतने कैसे हो गए, ठीक है ना। ये कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, इस ग्रुप में भी है और जो पीछे पढ़ चुके हैं उनकी भी दिक्कत हो कि हर चीज़ को उनको रिलेट करना। सर आपने कहा था 545 है, अब ये 292 क्यों कर रहे हो? ये इसलिए हो रहे हैं कि उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से ये क्वांटिटी थी। अब आपने नहीं पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, तो उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 292 तो सेलेक्ट होके कहाँ से आए थे? जस्ट हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने मेंबर्स थे, बस आप इसकी डिटेल में मत जाइए, कौन कहाँ से आया, यहाँ से कौन गया, वहाँ से कौन गया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के 296 मेंबर्स थे, उनमें से 292 तो प्रोविंसेस जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जाते हैं, और 4 यूनियन टेरिटरी मान लो आप एक तरह से, बाकी इनका नाम था गवर्नर चीफ सिप जिसको बोलते हैं आप मान लो। इसमें अजमेर था, कुर्ग था, ठीक है ना, इस तरह के 4 आपके जगह थी। और प्रिंसली स्टेट कौन से? जो प्योर राजघराने के थे, राजा महाराजा जो ब्रिटेन वालों के साथ थे पर गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आया करते थे, ठीक है ना। तो वो लोग थे आपके इनमें। तो ये तो डायरेक्टली आए थे, जैसे कि जोधपुर के राजा है, उन्होंने भेज दिया मेरे यहाँ से ये 2 लोग आएंगे भाई। कौन आएंगे? वो ये महाराजा ने सेलेक्ट किए थे। पर ये वाले कौन थे? 292 जो 1937 में इलेक्शंस हुआ था ना इंडिया में, वो जो चुने हुए थे ना, वो लोग ये थे। आगे बात समझ में? और ये जो था गवर्नर जो थे इंग्लिश गवर्नर्स, उन्होंने अपने 4 अलग से भेजे थे, काटा यहाँ से लोग आएंगे। जैसे दिल्ली था, एक बलूचिस्तान था, एक अजमेर मेरवाड़ा टोटल था, और एक कुर्ग था। चलो लिख लो, कोई बोला सर को आता नहीं। कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा, ये 4 जगहें थी, ठीक है ना, जो आप यूनियन टेरिटरी कह सकते हो, ठीक है ना। और 292 प्रोविंसेस हो गए अलग अलग जो, और प्रिंसली स्टेट जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर वगैरह अलग अलग, टोटल 93। ये सब लोग आपके चुन चान के आए थे। इन 296 में भी था कि 208 सीट्स जो है वो तो जीती थी आपके कांग्रेस ने उस वक्त, और अराउंड 73 जो है वो मुस्लिम लीग ने जीती थी,
और बाकी जो बच गई कुछ 4 जो है सिख्स ने जीती थी, एक आधा कोई और पारसी वगैरह ने जीती थी वगैरह वगैरह, उस डिटेलिंग में आप मत जाइए, इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है ना। लिख लो 28 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग वगैरह। अब क्या होता है, जैसे ये बनने आता है, सीट्स हो गई, सब कुछ हो गया कि भाई इतने लोग बैठेंगे, इनको करना क्या था, इतने लोग बैठेंगे और अपने अपने इलाके की बात कहेंगे, अपनी बात कहेंगे, भाई हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होना चाहिए, सब चर्चा करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे और बाद में क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करेंगे। बस इनका यही रोल था। ये जो टोटल लोग थे ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है। जब मीटिंग स्टार्ट हुई, ठीक है ना, तो सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी आपके 9th of December, 9th of December को हुई थी। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जो है उसने कहा था हम जो है फर्स्ट मीटिंग में 1946 में मुस्लिम लीग ने कहा हमें तो अलग पाकिस्तान दीजिए, हम इंडिया के साथ तो रहना ही नहीं चाहते। पहले तो क्या डिस्कस हुआ था, पूरे इंडिया का एक साथ में हम रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने बोला नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं, हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए। वो डिमांड फिर हो गई और राइट्स वगैरह स्टार्ट हो गए, बहुत प्रॉब्लम भी हो गई थी, बहुत खून खराब हुआ और फिर अल्टीमेटली 14 अगस्त 1947 को फिर अलग से पाकिस्तान बना के देना पड़ा। तो ये लोग तो जो है इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, हम जो है इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 की। किसकी मीटिंग थी ये, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्यों थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। तो मेन पार्ट ये है, ये तो एक जस्ट प्रीकैप था, एक्सपोजर था, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद इसमें कहा गया कि चलो ठीक है बातचीत करते हैं कैसे क्या फंक्शन करना है। तो इन्होंने कहा 2 दिन बाद मिलते हैं और एक प्रेसिडेंट चुनते हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट करेगा, जो हमारे जो है टॉप पे बैठेगा, सारी बातें सुनेगा और सब रिटर्न में होगा। तो बोले ठीक है। तो 11 दिसंबर जो है उसमें फिर मीटिंग हुई और उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, फिर से बात सुनना, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। इनको कहा गया कि भाई जो है आप जो है इस पे बैठिए और जो है सारी चर्चा वगैरह को आप प्रोपोगेट करती हैं। भाई अगर क्लास 1 है तो उसका एक मॉनिटर भी होता है, बस उसका यही रोल था, सॉरी इनका यही रोल था। इसके बाद ये डिसाइड हो गया। इसके बाद 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने क्या रखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने ये रखा था कि ये समरी है, इसके अकॉर्डिंगली जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या इसके आसपास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है। अब काफ़ियों को ये समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, तो कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। प्रियम्बल देखा है कभी आपने, प्रस्तावना नहीं देखी है। अपनी जो भी आपने 10th क्लास की 9th क्लास की बुक पढ़ी होगी, उसका जो पीछे वाला सबसे पीछे वाला जो पेज या टेक्स्ट का पीछे वाला पन्ना जो होता है, जो किताब का पीछे वाला पार्ट होता है, वहाँ पे पूरी प्रियम्बल लिखी हुई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक एंड टू गिव टू पीपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिलीव वगैरह, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है इसी तरह से, ठीक है ना। वो जो चीज़ है वो भी डिसाइड करेंगे आपको। जैसे यहाँ के जो भी 9th और 10th के जो भी लोग थे उनको तो मैंने पूरा समझा दिया था प्रियम्बल होता क्या है, ठीक है ना। पर आपने क्या किया था, उसके ऊपर कवर चढ़ा लिया होगा और पीछे वाला पार्ट कभी देखा ही नहीं होगा कि वास्तव में क्या होता है। और किसी स्कूल में इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि प्रियम्बल भी पढ़ाना जरूरी है क्या। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए अगर आपको समझना हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है वगैरह जो भी है, उसका मेन क्रक्स क्या है, मतलब कि 1000 पन्नों का एक पन्ने में अगर निकालो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या, क्या क्या इसमें फील्ड है, क्या क्या इसमें स्कोप है, तो उसका जवाब मिलेगा आपको प्रियम्बल, जो कि बुक के पीछे भी है और 11th क्लास में भी दे रखी है। आप जाके बुक ले आना और देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर से पूरा डिस्कस भी करने वाले हैं, तो घबराने की बात नहीं है, पर ये बुक जरूर ले लेना। तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ये रखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस वक्त उसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और ये कहा ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ये सब मीटिंग कर रहे हैं, अपने वाले लोग हैं, मुस्लिम लीग अलग हो गया, कि अब हमें क्या करना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो इस फ्रेम के आसपास घूमे, मतलब हमें इंडिया को ऐसा देना है, ठीक है। बातें स्टार्ट हो गई, चर्चाएं स्टार्ट हो गई, काम बनना स्टार्ट हो गया। फिर एक डिसीजन लिया गया
ये मैं इरेज कर देता हूँ। फिर एक डिसीजन लिया गया कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हम सारी बातें बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम सारी बातें रोज आके मिलते हैं और बोलते हैं, इसको ड्राफ्ट कौन करेगा, मतलब कि लिखेगा कौन। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे वो बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इनके साथ में 6 और मेंबर थे, अयंगर, मुंशी वगैरह, ठीक है ना, वो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो इन 7 लोगों का काम क्या था, जो भी चर्चा वगैरह हो रही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्यूरेशन में 13 दिसंबर के बाद में जो भी चर्चा हो रही उसको सबको लिखना, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं वो किस कंट्री से क्या पोर्शन लिया है, किस चीज़ में किस चीज़ होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट कितने होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सारा चीज़ें जो है काम किसको दिया गया था, इस ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्ट मतलब लिखना होता है एक्चुअल में, या कुछ चीज़ बनाना होता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी किस लिए बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो इंडिया का, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स है, 22 शेड्यूल्स वगैरह है, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया किसने था, इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने। और हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए इनको कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे सब ने मिलकर बनाया था, पर लिखने वाले ये थे, तो इसलिए इनका नाम दिया जाता है, इसलिए इनको जो है फादर भी कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पे, जैसे ही आप बुक खोलते हो और जैसे आप लेसन देखते हो ना, उसके फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा प्रीएम्बल, वही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाली प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। इस पूरी बुक में है क्या, प्रीफेस पढ़ते हो ना बुक का, पहले ये लिखा होता है इस बुक के अंदर ये सारी चीजें दे रही, उसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली करके पूरा डेट के साथ, ये डेट को बना वगैरह वगैरह पूरा दे रखा है। आप चाहे तो देख सकते हो, अगर आपको बुक्स वगैरह नहीं मिले तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, तो आपको एक पेज मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से आपको जो है प्रीएम्बल वाली सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सर, 1946 से ये बनना स्टार्ट हो गया। टोटल बना कब, तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में टाइम लगा 2 years 11 months 18 days, इतने दिन लगे इसको पूरा बनने में। और लास्ट अल्टीमेटली बना कब, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो गया। ठीक, कि साहब अंबेडकर जी 6 लोग आते हैं और बोलते ये लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये रही किताब। एक्चुअल में नहीं बता रहा हूँ, ये किताब, और हो गया आपका काम पूरा, बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, आपने जैसा कहा था, और सब डिस्कशन जो हमने इतने दिन किया है सब लोगों ने, ठीक है, बन गया। अब हुआ क्या कि 26 नवंबर से इसको इम्प्लीमेंट करना था कॉन्स्टिट्यूशन को, पर क्योंकि 26 जनवरी 1930 में क्या हुआ था कि जो रावी रिवर है लाहौर में, पाकिस्तान में, वहाँ पे एक बार 1930 में फिर से दुनिया एक मीटिंग हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। मतलब उन्होंने उस वक्त कहा था, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कि जो है आज से देश आज़ाद है और हम आज़ादी के लिए टोटल लड़ने वाले हैं। तो वो दिन कौन सा था, जब हमने पर्टिकुलरली कांग्रेस ने जो है 26 जनवरी, या इंडियंस ने जो है 26 जनवरी को बोला आज से हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्टार्ट होता है, और आज से बस इसी दिन को यादगार के फॉर्मेट में, कोई दिन को यादगार के फॉर्मेट में मानने के लिए हमने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ, बना तो इस दिन हो गया था इतने दिन में, पर 2 महीने और हमने इसको आगे पोस्टपोन किया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, और उस दिन से इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री बना। रिपब्लिक कंट्री क्या होती है, वो कंट्री जिसका जो हेड है वो जो है हेरिडिटरी रूलर नहीं होता है, समझे, मतलब कंट्री का हेड जो है वो राजा नहीं है, और राजा का बेटा अगली बार जो है फिर वो राजा नहीं बनेगा। हमारे हेड कौन है पूरी कंट्री के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर कोविंद के जो बच्चे हैं वो बनने वाले हैं अगली बार प्रेसिडेंट, ऐसा तो नहीं होता। हर 5 साल में प्रेसिडेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी के बाद में जो है फिर अगली बार और इलेक्शन वगैरह होंगे, तो उसमें नया प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये चीज़ कहलाती है रिपब्लिक, ठीक है। और हम जो है उस दिन से गणतंत्र हो जाते हैं, और उस रिपब्लिक या गणतंत्र के लिए ही 26 जनवरी को जब इम्प्लीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, हम क्या बना रहे हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं हर साल। आपको पता ही होगा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है, ठीक है।
ये हो गई बात आपके, ये फाइनल सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि जो है और क्या क्या इसमें हुआ था। हाँ, 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले, मतलब कि 24 जनवरी 1950 से ही आपका नेशनल एंथम, जनगण मन करते हो, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, ठीक है, ये सारे जो है ये भी आ गए थे इम्प्लीमेंट में, ये भी इम्प्लीमेंट आपके हो गए थे, ठीक है। और इसी दिन से, हाँ एक और बात है, इसी दिन से जो है आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया था, उन्हीं को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहले वो क्या थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, पर एक्चुअल में वो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। ये है कॉन्सेप्ट आपके पूरा। इसके बाद इसमें फिर एक चीज और रह जाती है आपके सोर्सेस, और एक रह जाती है आपके इलेक्शंस। वो क्या है मैं देख लेता हूं। सबसे पहली बात तो आ जाती है आपका सोर्सेस। ये कहां कहां से लिया हुआ है, मतलब जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह उन सब ने मिलके, तब हमने हमारा तो ध्यान रखा, साथ ही साथ उस मीटिंग में जो भी हुआ वो सब भी ध्यान रखा 2-3 साल। इसके अलावा हमने जो है यूएसए, यूएसएसआर जिसको अब रशिया बोलते हैं, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसके बाद में फ्रांस, उसके बाद में जापान, आयरलैंड, उसके बाद में आप ले सकते हो फ्रांस हो गया, जापान हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी कंट्रीज के हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमने कौन है, उस कमिटी ने, ड्राफ्टिंग कमिटी ने। सब में से जो अच्छी चीज़ें लगी कि हाँ यहाँ से फंडामेंटल राइट्स ले लो, यहाँ से जो है डीपीएसपीज ले लो, ठीक है, यूके से, ब्रिटेन से जो है वो जुडिशरी ले लो, लॉ ले लो वगैरह, जो सारी चीज़ें हैं आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे सर्कल कर करके कि इस कंट्री से ये लिया, इस कंट्री से, किसी से फर्स्ट पास्ट द फोर्थ सिस्टम वगैरह ले लो। तो ये कौन सी कंट्री से हमने कहाँ से कुछ लिया है, और भी बहुत सी कंट्री थी, जैसे साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका, इससे जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक प्रोसेस होता है, आर्टिकल 368 में है वो चीज़ यहाँ से ली है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ को हमने पढ़ा, उनकी जो भी अच्छी चीज़ें थी वो भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली है। तो कौन सी फेमस जो थी वो आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया सोर्सेस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से अगर लिया है तो फॉरेन कहाँ से लिया। इसके बाद एक आ जाता है एक और बात कि सर 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उन्हीं के बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी। पर ऐसा ही था तो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी ना, उसके इलेक्शन अब करवा लेते, 10 साल पुराने या 7 साल 8 साल पुराने वालों से ही काम क्यों चला है। तो इस वक्त इलेक्शंस क्यों नहीं हो सके, उसके कुछ कारण। पहली बात, ये जब इलेक्शन हुए थे तब भी वो चुनी हुई गवर्नमेंट पे ही हुए थे, ठीक है। इसमें क्या था, हर 10 लाख पे एक मेंबर जो है वो सिलेक्ट हुआ था, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 10 लाख ये वाला में हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात, उस वक्त क्या है, हिंदू मुस्लिम्स के अंदर तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, राइट्स की प्रॉब्लम थी, बंगाल में प्रॉब्लम थी, पंजाब में प्रॉब्लम थी। उस माहौल में जब मुस्लिम लीग भी लड़ाई के चक्कर में थी, तो उस वक्त जो है हमें इलेक्शंस करवाने थोड़े ठीक नहीं लगे। थर्ड बात क्या थी कि ब्रिटेन वाले जो थे वो जाने वाले थे। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती इलेक्शन के दौरान या और कुछ प्रॉब्लम हो जाती या इलेक्शन ढंग से नहीं हो पाते, तो ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं, आपको तो इलेक्शन करवाने नहीं आ रहे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, इसलिए जाना कैंसिल, हम तो और 100 साल यहीं रहेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए और गांधी जी के रिक्वेस्ट पे गांधी जी ने कहा रहने दो, यही मेंबर हैं, सब काम आने वाले हैं। और प्रोमिनेंट जो मेंबर थे पूरे इंडिया के अंदर, जो अच्छे लोग थे, वो तो पहले ही वहाँ में सेलेक्ट होकर आ गए थे, ठीक है, और नहीं थे तो कुछ नॉमिनेटेड भी आ गए थे। तो अब मुझे नहीं लगता, मतलब गांधी जी और कांग्रेस ने उन्होंने बोला, अब मुझे नहीं लगता कि हमें जो है फिर से इलेक्शन करवाने